और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं अभी चुनी गई हैं आदिति मिश्रा जी, उन्होंने अपनी एक स्पीच में जो प्रेसिडेंशियल स्पीच हुई थी उसमें कहा था कि यहाँ पर बाबा राज नहीं चलेगा। यहाँ पर मतलब कि गुंडा राज नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है अम्बेडकरवाद चलेगा, लाइक अम्बेडकर जी की जो विचारधाराएँ हैं वो चलेंगी। तो इस पर वो क्या कहना चाहती थी? लाइक उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि बाबा राज नहीं चलेगा? कोई भी एक कैंपेन चल रहा होता है, पीछे से लगा दिया जाता है आज़ादी, आज़ादी। हम देखते हैं कि ये 1922 में एक महिला आंदोलन में ये नारा सबसे पहले निकला था कि आज़ादी। तो ये आज़ादी वहाँ से लेकर फिर हम कन्हैया के समय पे देखते हैं, उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया आज़ादी के। तो ये आज़ादी किस चीज़ से चाहिए यहाँ के छात्रों को? लाइक एक जो भेदभाव हो रहा है उन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए या फिर जो जितना ये सोशल मीडिया पर आज़ादी, आज़ादी हो रहा है, तो इस आज़ादी को आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए सर एज़ ए लेफ्ट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते। यहाँ एक लेफ्ट संगठन है, एक राइट संगठन है, इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन क्या ऐसा सच में क्या है? लेफ्ट क्या है और राइट क्या है? यानी कि वामपंथी क्या है और दक्षिणपंथी क्या है? भारत का सबसे विवादित विश्वविद्यालय है जेएनयू, यानी कि जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी। अभी हमने देखा कि जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं और आज इसी सिलसिले में हम जेएनयू में मौजूद हैं और यहाँ पर नवनिर्वाचित सुनील यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सुनील जी से बात करेंगे कई मुद्दों पर, यहाँ की छात्र राजनीति के बारे में, यहाँ के विकास जो यहाँ के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी है, यहाँ की जो हाइक है फीस में और सीयूईटी के थ्रू जो एंट्रेंस हो रहे हैं, नेट जेआरएफ के थ्रू जो पीएचडी स्कॉलर्स आ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। तो सबसे पहले सुनील जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप धन्यवाद, जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुने गए हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आप किस पार्टी से हैं? किस यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं? बताइए सर। साथियों मेरा नाम सुनील यादव है और मैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से हमारा संगठन है। ये एक ऑटोनोमस लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये मानता है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, वो ऑटोनोमस होनी चाहिए, उसपे किसी पार्टी का या अ, एक बाहर से जिस तरह हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई ना कोई पेरेंट पार्टी है और उनकी जो पार्टीज़ है, वो उनको डिक्टेट देती है, आपको ये स्टैंड लेना है, इस तरह से काम करना है। लेकिन जो हमारी पार्टी है, वो ऑटोनोमस लेफ्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, जिसका मानना है कि जो इस हम छात्र जो हैं कैंपस में रहते हैं, वो ही मिलकर हर चीज़ डिसाइड करें और जो भी स्टैंड लेना है वो हम एक डेलिब्रेशन के साथ बैठ के अ, हम हमारे बीच से वो स्टैंड निकले। सर आपने बात की कि जो बच्चे हैं जो उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए कि कैसे जो विश्वविद्यालय है वह चलेगा, इन सब बातों को लेकर। आप कहाँ से हैं सर? मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती, जी। वहाँ से एक गाँव है बेदीपुर, उस छोटे से गाँव से मैं आता हूँ और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से जी। की 18 से 21 और मैं 2021 में यहाँ इस कैंपस में आया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। आप जब इस कैंपस में आए तो आपने यहाँ पे ऐसे कौन से मुद्दे देखे कि हाँ, इन सब मुद्दों पर छात्रों के लिए बात करनी चाहिए? आप हल्के-हल्के फिर स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शंस हुए उनमें आपको जाना चाहिए, पार्टी ने आपको टिकट दिया। तो आपने कैसे कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर जेएनयू में हाँ, सच में बात होनी चाहिए? और एज़ ए जैसे कि आप अभी जीत चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी के पद पर काबिज़ हो चुके हैं। तो आप एज़ ए जनरल सेक्रेटरी यहाँ के जो गोल्स हैं, स्टूडेंट इश्यूज़ हैं, वो कैसे उठाएँगे आगे तक जिससे कि उन सबका निर्धारण हो सके? सबसे पहले कि यहाँ आकर कैसे मान लो आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को या छात्र राजनीति को कैसे जॉइन किया, तो मैं अपना ग्रेजुएशन मैंने बताया दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था। लेकिन जब मैं जेएनयू आया तो पहली बार अगर आप कोई भी छात्र जेएनयू आएगा, तो उसको समझ आएगा कि जेएनयू एक पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंट स्पेस है, जहाँ जो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देगा और मौका देगा कि आप अपनी बात को मुखरता से रख सकें। आप कहीं से भी आते हो, किसी वंचित वर्ग से या पिछड़े इलाके से, तो आपको यहाँ एक समझ में आएगा कि जो जेएनयू का जो स्पेस है, वो एक इंक्लूसिव स्पेस है, जिसको बनाने में यहाँ की सब तमाम जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनका हाथ है, यहाँ का जो लेफ्ट फ्लैग यूनियन रहा है, उसका हाथ है। तो इसी यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, कि हम छात्रों का बोलना ज़रूरी है जब देश भर में तमाम जगहों पर अलग-अलग तरीके से अ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक है, आप देखेंगे दलितों पे अटैक है, पिछड़ों पे अटैक है, मुसलमानों पे अटैक है, तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तो एक छात्र जो हम पढ़ते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन सभी मुद्दों पे अपनी बात रखें। तो यही सोच कर मैंने ये
डिसीजन लिया कि मैं छात्र राजनीति में आता हूँ। सर आपने बताया कि आप बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं अभी चुनी गई हैं अदिति मिश्रा जी, उन्होंने अपनी एक स्पीच में जो प्रेसिडेंशियल स्पीच हुई थी उसमें कहा था कि यहाँ पर बाबा राज नहीं चलेगा। यहाँ पर मतलब कि गुंडा राज नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है अम्बेडकरवाद चलेगा, लाइक अम्बेडकर जी की जो विचारधाराएँ हैं वो चलेंगी। तो इस पर वो क्या कहना चाहती थी? लाइक उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि बाबा राज नहीं चलेगा? जब आप उत्तर प्रदेश में अभी देखेंगे तो पिछले कुछ समय से किस तरह से एक बुलडोज़र राज चल रहा है, जी, कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह से चाहे वो दलितों हो, पिछड़ों हो, अल्पसंख्यकों के घरों पर किस तरह से अपना जो बुलडोज़र राज चला रहे हैं, कि कोई भी जो उनके खिलाफ अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, या तमाम छात्र जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में जो आंदोलन हुए हैं, छात्र आंदोलन हुए हैं, किस लिए? अपना रोज़गार के लिए। जब छात्र रोज़गार माँगने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, तो किस तरह से उनके साथ बर्बरता दिखाई जाती है, पुलिस उन पे लाठीचार्ज करती है। उसी तरह तमाम जितने मार्जिनलाइज़ सेक्शन के लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, बस अपने हक को माँगने के लिए। तो इसी वजह से जब बोला गया यहाँ के प्रेज़िडेंशियल कैंडिडेट के लिए कि इस देश में या इस कैंपस में बाबा का राज नहीं, अम्बेडकर का राज चलेगा, तो उनका मतलब यही था कि जो देश है वो संविधान से चलेगा। जो संविधान हमें हक देता है बराबरी का, कि आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूँ, तो वहाँ किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग हुई। अभी रायबरेली में एक दलित को लिंच कर दिया जी, गया। किस नाम पे? धर्म और जाति को देखकर। तो ये एक सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और बाबा साहब जो हमेशा समानता के लिए लड़े कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को समान अधिकार हो। तो उसी लड़ाई को हम आगे ले जाते हुए हमारा जो संविधान है उसको एक बचाने की लड़ाई है। वो संविधान अपहोल्ड हो सके उसकी लड़ाई है। तो हम इसलिए मानते हैं कि इस कैंपस में, इस देश भर में जो संविधान का राज है, तो हम बोलते हैं कि बाबा साहब का जो राज है, अम्बेडकर का राज है, वही चलेगा, ना किसी तानाशाह का राज। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ जब हम भारत में देखते हैं, जब जेएनयू का नाम आता है तो लेफ्ट राइट तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है और बाहर से लोग सोचते हैं कि यहाँ एक लेफ्ट संगठन है, एक राइट संगठन है, इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन क्या ऐसा सच में क्या है? लेफ्ट क्या है और राइट क्या है? यानी कि वामपंथी क्या है और दक्षिणपंथी क्या है? या हमारे दर्शकों को आप बहुत ही साफ शब्दों में समझाइए। सबसे पहला डिफरेंस जो लेफ्ट और राइट का, कि जो अगर लेफ्ट का इतिहास देखेंगे, उसने हमेशा बात की है मेहनतकश मजदूरों की, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए जी, दुनिया भर में। लेफ्ट संकुचित नहीं है कि केवल कैंपस में हो, देश की ही बात करेगा। हम बात करते हैं दुनिया भर की, जी, कि तमाम मजदूर वर्ग, अगर लेफ्ट का एक नारा भी कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जी, तो हम तमाम उन संघर्षशील वर्गों से जो लोग आते हैं, उनकी बात करते हैं। वहीं अगर आप राइट को देखेंगे, तो राइट हमेशा बात करता है रूढ़िवाद की, कंज़र्वेटिज़्म की, कि हमको संस्कृति के नाम को इसको बस बचा के रखना है, जी, चाहे वो कितनी भी रूढ़िवादी चीज़ें हों। और उनका जब आप देखेंगे कि उनका हमेशा से जो गठबंधन रहा है, जी। वो पूँजीपतियों के साथ रहा है। लेकिन लेफ्ट हमेशा से वर्कर्स के हक के लिए, फार्मर्स के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए, तमाम शोषित वर्गों के लिए लड़ता हुआ आया है। पर जब राइट विंग की बात होती है तो वो कहते हैं कि हम जो है भारत माता की जय के नारे लगाएँगे। वहीं अगर हम देखते हैं लेफ्ट विंग में तो वो लाल सलाम, आज़ादी की बात करते हैं। तो राइट विंग वाले जो ये भारत माता की जय या राष्ट्रवाद को जो प्राथमिकता देते हैं, क्या वो गलत है? अगर उनका आप राष्ट्रवाद का डेफ़िनेशन देखेंगे, जी, तो बहुत ही सीमित डेफ़िनेशन जी। है। समझाइए ज़रा कैसे सीमित है, कहाँ तक सीमित है? उनके लिए राष्ट्रवाद केवल, अगर आज के समय में देखें, तो आरएसएस और बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद केवल जो ब्राह्मणवादी विचार है, मनुवादी विचार है, उन ब्राह्मणवादी या हिंदुत्ववादी? आप ब्राह्मणवादी भी बोलेंगे, हिंदुत्ववादी भी बोलेंगे, वही। कैसे सर? 1 मिनट, हाँ, ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववाद बहुत अलग चीज़ें हैं। लाइक ब्राह्मणवाद में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ़ एक कैटेगरी आ जाती है और हिंदुत्व में सब लोग आ जाते हैं, एससी आ जाते हैं, एसटीज़ आ जाते हैं, जितने भी वर्ग हैं। तो अगर आप देखेंगे कि किस तरह से पिछले कुछ समय में पूरे देश को एक होमोजेनाइज़ करने की कोशिश की जा जी, रही है, कि आपको अदराइज़ेशन की कोशिश है, कि या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं, जी, ठीक है? उसी में देखेंगे कि जितनी मार्जिनलाइज़ कम्युनिटीज़ हैं, उनको किस तरह से दरकिनार जी, किया जा रहा है। और उस आइडियोलॉजी की उसमें जाएँगे, तो वही ब्राह्मणवाद है। मैं ब्राह्मणवाद आपको समझाना जी, चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद यही है कि तमाम जो वंचित शोषित लोग हैं,
जब उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता वर्षों से, उनको कि आप वो जो आप जाति व्यवस्था देखेंगे कि आप अगर पर्टिकुलर जाति से आते हैं तो आपको पानी नहीं पीने दिया जाएगा, आपको बराबर में नहीं बैठने दिया जाएगा और ये अभी भी चल रहा है देश भर में। जी, तमाम घटनाएँ आती हैं, अगर मुझे अभी तमिलनाडु की घटना याद आ रही है कि एक तालाब से जो दलित गाँव वालों ने कुछ पानी ले लिया था, तो जो वहाँ के वो लोग थे जो एक पर्टिकुलर अपर कास्ट सो कॉल्ड अपर कास्ट समाज से आते हैं, उन्होंने इस तालाब में ज़हर मिला दिया। तो आप देखेंगे तो किस तरह से जो जातिवाद है, यही ब्राह्मणवाद है, जो चरम पे है देश भर में। आपके कहने का अर्थ है जो ब्राह्मणवाद है वह एक तरीके से जो वंचित वर्ग है उनको दबाने की प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है, उसी को संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो लेफ्ट विंग है उन पे काम करता है। और एक चीज़ और मैं जी, यहाँ रखना जी, चाहूँगा जी, कि जब हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, तो इसका अर्थ नहीं है कि हम सम पर्टिकुलर समाज से कि ब्राह्मण जो लोग हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जी, ऐसा नहीं है, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं, जी, जो ये सोचती है कि अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से लोग हैं, वो उनके बराबर नहीं है। जी। वो जो जो गैर बराबरी का जो विचार अपने दिमाग में रखते हैं, वो इस विचारधारा को ब्राह्मणवाद बोलते हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री ना कि एक विचारधारा के प्रधानमंत्री हैं, तो आप एज़ ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कैसा देखते हैं? क्या वो देश के विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? देश के एजुकेशनल सेक्टर के लिए क्या विकास कर रहे हैं? और यहाँ की जॉब्स को लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? एज़ ए जेएनयू स्टूडेंट और एज़ ए जनरल सेक्रेटरी आप क्या सोचते हैं? कि आप देखेंगे जब से 2014 से मोदी की सरकार आई है, जी। तो उन्होंने शुरुआत में वादा किया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जी, जी। आपको हाँ जी। सबको और बात और की थी 15 उन्होंने लाख हर हर खाते खाते में खाते में लाने की बात आएगी, की थी। जी, सबका साथ सबका सबका विकास की विकास। बात की थी और फार्मर की इनकम्स डबल होने की बात जी, की थी। लेकिन अब इन तमाम जब आप सच्चाई देखेंगे इन तमाम जुमलों की, तो आप पाएँगे कि इनकम किसकी डबल हुई, कि फार्मर्स 2022 में उन्होंने वादा किया था फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। लेकिन वही किसान जब सड़कों पे आते हैं अपने एमएसपी को बढ़ाने के जी, लिए, अपनी एमएसपी की डिमांड करने के लिए, तो किस तरह उनके लिए सड़कों पे किलें बिछवा दी जाती हैं। 800 किसान ही दिल्ली की सड़कों पे उनका मैं कहूँगा कत्ल कर दिया जाता है। तो और उसके साथ अब उसी में देखेंगे कि इनकम किसकी डबल होती है? इनकम डबल होती है अंबानी-अडानी की। जब कोविड के दौर में जब पूरा देश भर में जो मेहनत कश लोग थे, जब सड़कों पर वो पलायन करने को मजबूर थे, आप देखेंगे लोग मुंबई से बिहार चलकर जा रहे थे। उसी समय पर जो अंबानी-अडानी की जो कंपनीज़ थी, वो मुनाफ़ा कमा रही थी जी। उनसे। तो इनकम डबल हुई अंबानी अदानी की। उसी में आप सबका साथ सबका विकास देखेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हैं, उनको किस तरह से अलग-अलग तरीकों से टारगेट किया गया। तो उसमें सबका साथ सबका विकास तो कहीं नहीं है। और तीसरा बात रोज़गार के लिए कि मोदी जी ने वादा किया था सभी युवाओं को जी, नौकरी नौकरी देने के लिए। जी, लेकिन आप देखते हैं कि नौकरियाँ जब अपनी नौकरियों के लिए जब छात्र सड़कों पे उतरते हैं, तो उनके साथ किस तरह से बर्बरता की जाती है, उनके उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो यही है कि इस देश में जिस वादे के साथ आए थे कि विकास का मॉडल लेके कह के कि हम पूरे देश को विकास करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे देश भर में किस तरह से उन्होंने आज के समय में एक हिंसा का माहौल बनाने का कोशिश किया गया है और समाज में एक सांप्रदायिक ज़हर घोलने की कोशिश की है। मेरा ये कहना है लाइक अब देखते हैं 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। उन्होंने जब वह आए उसके बाद जीडीपी में पहले गिरावट आई, फिर कोरोना का समय आया, उस समय काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई क्योंकि वो लाज़मी भी था क्योंकि उस समय देश काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थितियों से गुज़र रहा था। पर हम देखें 2014 के बाद से देश में डिजिटलाइज़ेशन का एक बहुत युग चल पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि देश में टॉयलेट्स वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बनाई। देखते हैं क्लीन इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम चले, स्वच्छ भारत अभियान के बहुत सारे प्रोग्राम चले। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या सही में उन्होंने थोड़ा-बहुत भी विकास नहीं किया क्या देश के लिए? मैं आपके पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ भूल गया जी, था, आपने शिक्षा पे एक सवाल पूछा हाँ था जी, कि शिक्षा पे मोदी जी ने क्या किया है, तो मैं सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा बिल्कुल। कि आप देखेंगे कि देश में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आया गया, तो किस तरह से जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं देश भर की, उनको प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ धकेला जा रहा जी, है कि निजीकरण की, कि शिक्षा का निजीकरण हो। तो अगर शिक्षा का निजीकरण होगा, तो कौन लोग पढ़ पाएँगे? कि अगर देख रहे हैं कि आप आज के टाइम में कि तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का फंड काटा जा रहा है, जी, ठीक है? उसी में आप देखेंगे जेएनयू में का साल दर साल फंड काटा जा रहा है। तो अगर फंड कट रहा है जेएनयू का, तो
तो आप या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी का, तो उसका असर किस पे होगा? सर आपने वहाँ फंड कटने की बात की, मेरा ये आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्यों जेएनयू का ही क्यों फंड काटा जा रहा है? आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसका फंड क्या नहीं काटा जा रहा है? या फिर देश भर में 25 से ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनका फंड म नहीं काटा जा रहा है? क्या मैं जेएनयू के साथ ही ऐसा पक्षपात हो रहा है? ये सभी जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं देश जी। भर में, उन सभी का फंड काटा जा रहा अच्छा है जी। और उसमें जेएनयू पे एक चौतरफा अटैक है। हमेशा तो जो एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी में जो है अभी सत्ता में, उनका हमेशा प्रयास रहा है जेएनयू के खिलाफ, एक षड्यंत्र रहा है, मैं ऐसे बोलूँगा। और षड्यंत्र इसलिए रहा है कि जेएनयू हमेशा से वो उनकी जो विचारधारा है उसके खिलाफ बोलता रहा है। क्योंकि जेएनयू का जो छात्र है, वो पढ़ने वाला है जी। कि जो पढ़ता है और फिर डिबेट डिसेंट और सवाल करता है जी। बेसिकली। तो इसलिए एक अटैक रहा है। तो लेकिन जो फंड कट की आपने बात कही, वो तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का फंड जी। कट रहा है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से छूता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे कि हर साल वहाँ हज़ारों में फीस बढ़ती है। जेएनयू में अगर आज भी जो हम सस्ती शिक्षा की बात करते हैं, जेएनयू में अगर बची हुई है, तो ये वो यहाँ का जो लेफ्ट राइट यूनियन रहा है, उसका स्ट्रगल है। मैं एक बात और जोड़ना जी, चाहूँगा बिल्कुल। कि आईआईटी और जेएनयू की जब शुरुआत हुई थी, जी। तो सेम फीस स्ट्रक्चर के साथ शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर आप आज देखेंगे कि जो आईआईटीज़ की फीस है, वो लाखों में है। तो अगर लाखों में फीस है, तो कौन किस वर्ग से छात्र वहाँ पहुँच कर पढ़ पा रहे हैं। तो उसमें आप अगर मान लिए कि किसी तरह वहाँ किसी वंचित वर्ग से एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग से छात्र वहाँ पहुँच भी जा रहा है, तो उनके साथ किस तरह से इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप साल दर साल देखेंगे कि वहाँ आईआईटीज़ में आप सुनेंगे कि सुसाइड के मामले आते हैं जी। कि वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल एक डिस्क्रिमिनेशन वहाँ उन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, उन स्पेसिस में होता है। लेकिन जेएनयू आज भी जो अपनी सस्ती शिक्षा के मॉडल के लिए जाना जाता है, जेएनयू विश्वास रखता है कि अगर देश भर में किसी भी किसी भी वर्ग से छात्र जो सपना देखते हैं जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ने का, तो जेएनयू वो एन्श्योर करता है अपने ₹268 के मॉडल से कि वो लोग जेएनयू जैसे संस्थानों में आकर पढ़ सकें और अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। सर आपने ₹268 का जो मॉडल बताया है, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। जनता जानना चाहती है ₹268 का मॉडल क्या है? ₹268 का मॉडल यही है कि हम जेएनयू के जो छात्र हैं, वो मानते हैं कि जो शिक्षा है, वो सभी का अधिकार है। जी। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि शिक्षा सभी को मुफ्त में होनी चाहिए, कोई भी शिक्षा से अछूता नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर जो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि जो हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है, जी। ये तमाम शिक्षा शेरनी का दूध है। हाँ, तो शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हुँ। तमाम शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की थी कि आप हो सकता है आप कम खाएँ लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। तो उसी सिद्धांत को हम अपने जेएनयू में देखते हैं कि जो जेएनयू का अगर ट्यूशन फीस है वो ₹268 है, जी। कि ₹268 वो तमाम स्टूडेंट जो जिनके माता-पिता मज़दूर हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते अशोका, जिंदल, गलगोटिया, वो अपने बच्चों को जेएनयू में भेज सकें और एक बेहतर शिक्षा और बेहतर समाज के लिए यहाँ से छात्र निकल सकें। मेरा जो प्रश्न था एक अभी आपने हुँ। सुना होगा कि मैंने आपसे बात की कि 2014 के बाद डिजिटलाइज़ेशन हुआ, स्वच्छ भारत अभियान का एक मुद्दा चला, जीडीपी में ग्रोथ हुई देश की। इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है? अगर आप देखें कि आपने विकास की बात की कि जी। 2014 के बाद पहला जो मार आई है डिमोनेटाइजेशन जी की, हाँ। किस तरह से नोटबंदी की गई। हाँ जी। नोटबंदी में उन्होंने वादा किया था काला धन वाप आ जाएगा, जी। ठीक है। लेकिन आप अगर देखेंगे नोटबंदी के समय में उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव किस पे पड़ा? वो सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो यहाँ का जो गरीब जनता थी उस पे था। गरीब जनता देश की लाइनों में लग के बैंक की लाइनों में लग के मर रही थी। जी। जो कॉर्पोरेट लोग थे वो उस समय भी आराम से अपने घर पे बैठे हुए जो नए नोट थे उनके घरों पे पहुँच जा रहे थे। उसी में अगर आप डिजिटलाइज़ेशन की बात करें, तो देखेंगे कि किस तरह से जो जो डिजिटल सेक्टर है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पेस होना चाहिए। हम इकोनॉमिक्स में मतलब ये पढ़ते हैं कि किसी की मोनोपोली नहीं होनी जी। चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि डिजिटल सेक्टर को, टेलीकॉम सेक्टर को किस तरह से एक कंपनी का मोनोपोली बनाने की कोशिश की गई कि जियो को किस तरह से जियो का प्रचार-प्रसार किया गया, उसको फ़ायदा पहुँचाया गया। आप ये जग ज़ाहिर है, आपने वो देखा होगा और उसी में देखेंगे कि जियो का जो यूज़र्स है, पहले उन्होंने बात की कि हम फ्री में दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आज जो रेट है मोबाइल के, जो
पहले आपको इनकमिंग कॉल्स के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन आप देखेंगे कि टेलीकॉम कंपनीज़ किस तरह उसके लिए भी आज आपको इनकमिंग कॉल आपके फ़ोन पे आए, उसके लिए भी आपको चार्ज करना पड़ता है। जी, तो ये चीज़ें हुई हैं और जब डिजिटल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया का यूज़ जब हुआ, तो उसमें किस तरह से पूरे देश में वो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उसका यूज़ किया गया मोदी जी का जो पूरा तंत्र है, जो गोदी मीडिया है, उसने उस चीज़ को यूज़ किया। पूरे गोदी मीडिया कैसे? क्या है गोदी मीडिया, आप समझाइए? गोदी मीडिया वही कि जो गरीबों की जो आम जनता है उसकी आवाज़ ना उठाकर जी, जो चाटुकारिता करते हैं, एक सरकार की जो दलाली करते हैं, उसी को गोदी मीडिया बोलते हैं। लेकिन अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर हम देखते हैं कि जेएनयू किस लिए जाना जाता है जेएनयू? कैसे जेएनयू के इलेक्शंस और यूनिवर्सिटी के छात्र संघ इलेक्शन से अलग हैं? क्यों ये बहुत ज़्यादा अलग है? और जेएनयू में जब हम देखते हैं क्या है लाल सलाम? क्या है आज़ादी? क्या इसके पीछे की इतिहास है? आप हमको समझाना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जी, कैसे अलग होता है जी, तमाम यूनिवर्सिटी से। तो मैं ये प्राउड के साथ बोलता हूँ कि जेएनयू छात्र संघ का चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव है, जिसको यहाँ का जो स्टूडेंट इलेक्शन कमिटी है, वो खुद करवाता है कि हम जो हर इलेक्शन से पहले हर स्कूल्स में जीबीएम होती है, उन जीबीएम्स में जो छात्र ही हैं आपस में ही किसी को इलेक्शन कमिटी के मेंबर के तौर पे चुनकर भेजते हैं, जो पूरे यूनिवर्सिटी का इलेक्शन करवाता है। तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाता है। लेकिन जेएनयू का छात्र ही इलेक्शन करवाता है, यहाँ की इलेक्शन कमिटी करवाती है, जो अपने आप में एक यूनिक मॉडल है। उसके साथ-साथ दूसरा जो अंतर है कि आप जेएनयू में आएँगे तो आप देखेंगे कि यहाँ धन बल की, बाहुबल की राजनीति नहीं होती है। अगर कोई भी छात्र अगर उसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, वो भी जेएनयू में चुनाव लड़कर जीतने का सपना देख सकता है। वहीं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएँगे या तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँगे जहाँ चुनाव होता है, आप देखेंगे किस तरह से गाड़ियों का आपको काफ़िला चाहिए, आप मूवीज़ के टिकट बाँटे जाते हैं, मनोरंजन के साधन या शराब बँटवाई जाती हैं। लेकिन जेएनयू में आप कभी ऐसा नहीं इस चीज़ को कभी नहीं पाएँगे। जेएनयू में वही जीतता है, जो जनता के बीच में रहता है, जो छात्रों की आवाज़ को मुखरता से उठाता है। सर आपने बात की कि जो जो दूसरी पार्टियाँ हैं या फिर दूसरे विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ हैं वह शराब बँटवाते हैं, पैसे बँटवाते हैं या फिर फ़ेम के चक्कर में सोशल मीडिया पर आने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जो ठीक नहीं है। पर हमने यहाँ पर भी देखा जेएनयू में किसी भी एक संगठन के द्वारा यहाँ पर भी शराब बँटवाई गई, क्या ये सच था? हाँ, इस बार पहला जो मेरा ये था कि आप देखेंगे कि ये काम जो शराब बँटवाने का या धन बल बाहुबल की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन-सा संगठन है वो कर रहा है। तो उसमें आप पाएँगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम से जो संगठन है, वो उसमें सबसे आगे है पुरजोर तरीके से और वो उसी पॉलिटिक्स को इस कैंपस में भी इस बार जेएनयू में भी लाने की कोशिश की गई उनके कैंडिडेट्स के द्वारा। इलेक्शन का जब वोटिंग था पोलिंग से 1 रात पहले तमाम स्टूडेंट के रूम पर शराब से लेके पिज़्ज़ा तक पहुँचाने की कोशिश की गई कि वोट को खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन जब आप जेएनयू के चुनाव परिणाम देखेंगे, तो आप पाएँगे कि जेएनयू ने उनकी जो इस राजनीति है, धन बल की राजनीति को कंप्लीटली नकारा है। सर आपने अभी बताया कि हमें कैसे जेएनयू का इलेक्शन कैसे अलग है दूसरे छात्र संघ चुनावों से। सर आपने बताया कि जो यहाँ का जो छात्र संघ है या फिर जो जेएनयू का माहौल रहता है या फिर लेफ्ट जो एक जो विचारधारा है उसमें जो राजनीति होती है वह ज़मीनी स्तर पर होती है। वहाँ पर ना ही कोई आपको मोह दिया जाता है कि हम शराब आपको दे देंगे या पैसे दे देंगे या फिर कुछ भी पद वगैरह दे देंगे। तो इसी कड़ी में मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शंस हुए वहाँ पर कैंपेनिंग इस बार 2025 में काफ़ी ज़्यादा अलग हुई है। हम देखते हैं कि हाँ, पीछे से 20-20, 25 गाड़ियाँ भौकाल बनाने के लिए चलाई जा रही हैं। हम नाम लेके बात करते हैं, आर्यन मान जी के द्वारा चलाई गई हैं गाड़ियाँ और उसमें हम देखते हैं कि वहाँ से संजय दत्त जी का पोस्ट आ रहा है उनके लिए। क्या उनके कोई रिलेशंस थे उनसे या फिर बड़े-बड़े सांसद, बड़े-बड़े विधायक भाजपा के उनके लिए ट्वीट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हाँ, आप इन्हीं को जिताइए। तो इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है? कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात की जी, तो आपने बताया कि किस तरह से तमाम जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने वोटर से अपील करने के लिए तमाम स्टार कैंपेनर्स को उतार दिया था कि चाहे संजय दत्त हो या अलग-अलग सांसद हों, सब अपील कर रहे थे अपने-अपने कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर आप वहीं जेएनयू में आएँगे, तो जेएनयू में देखेंगे कि जो जेएनयू का जो चुनाव है, हम जेएनयू को जानते हैं पर्चा पोस्टर की राजनीति के लिए।
तो जो जेएनयू में जो प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हैं, एबीपी का नाम बात नहीं करूँगा, प्रोग्रेसिव जो यहाँ पार्टीज़ हैं, लेफ्ट पार्टीज़ हैं, वो जो चुनाव लड़ती हैं उन्हीं पर्चा पोस्टर के साथ, उन्हीं पर्चा को लेके वो रूम टू रूम जाती हैं, छात्रों से बात करती हैं, उन्हें बताती हैं कि आपको हमें क्यों वोट देना चाहिए, आपको हमें क्यों चुनना चाहिए। और छात्र उन सभी की बातों को सुनते हैं और अंत में फैसला लेते हैं। और आप जब रिज़ल्ट परिणाम को देखेंगे तो छात्रों ने उन्हीं लोगों को चुनकर या उनको भेजा है, उनको मौका दिया है, जो हमेशा से उनकी आवाज़ को मुखरता से उठाते रहे हैं, जो उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। तो यहाँ तो इससे साबित होता है कि जेएनयू में आप किसी स्टार कैंपेनर्स के दम पे चुनाव नहीं जीतेंगे। जेएनयू में आप चुनाव जीतेंगे अपनी मेहनत से कि आप कितना छात्रों के बीच में जा रहे हैं, उनसे कितनी बात कर रहे हैं, उनकी बातों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लड़ रहे हैं उनके लिए, इस बात पे आप चुनाव जीतेंगे। तो पिछली बार जो एबीवीपी ने 1 सीट यहाँ पर जीती थी जॉइंट सेक्रेटरी की, वो इस बार लेफ्ट पे आ गई है, दानिश अली यहाँ से चुनी गई हैं और वो एक मुस्लिम है, मुस्लिम महिला कैंडिडेट थी। तो हम इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ की जो राजनीति है, उन्होंने कैसे उनको जिताया और क्यों जिताया एक मुस्लिम महिला होते हुए भी? आप देखेंगे जो जेएनयू हमेशा से एक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव स्पेस के लिए जाना जाता है और ऐसा पहली बार नहीं है एक महिला मुस्लिम महिला जीत के आई हैं। पिछली बार भी जब पिछली बार का आप चुनाव देखेंगे तो उसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे जिस पोस्ट पे आज मैं हूँ, तो उसपे मुंतहा फातिमा जीत के आई थी और उन एक बड़े कैंडिडेट को जो एबीपी के दावेदार माने जा रहे थे उस समय उनको हरा के आई थी। तो इस बार भी जो है, जो छात्र है जेएनयू का वो तमाम हाशिए से आने वाले वर्गों को मौका देता है, जो उनकी जो जो छात्रों को लगता है कि हाँ, ये हमारी आवाज़ को बेहतर ढंग से रख पाएँगे या रख पाएँगी, तो उन उन तमाम लोगों को जो जेएनयू का छात्र अवसर देता है, उसी में आप देखेंगे कि दानिश अली भी चुन के आई हैं। हमने जो चुनाव हुआ है जेएनयू का, इसको काफ़ी करीब से देखा। हमने देखा कि कैसे पोस्टर्स थे और इसमें झंडे थे अलग-अलग पार्टीज़ के, ढोल थे और बहुत ही अनोखा तरीका इस इलेक्शन में अपनाया गया है। तो आप हमारे दर्शकों को या फिर भारत में जितने लोग हैं, दिल्ली में हैं, उन लोगों को कैसे बताना चाहेंगे कि किन-किन चीज़ों का आप प्रयोग करते थे कैंपेनिंग के लिए और कैसे ये चुनाव अलग-सा बना जाता है? थोड़ा विस्तार में इसको समझाइए। कि जेएनयू का जो सबसे अहम आप देखेंगे कि जब हम छात्रों के बीच में जी, जाते हैं अपने प्रचार-प्रसार के लिए, तो हम कुछ नारों के साथ जाते हैं, कुछ जो नारे आप हमें बताना चाहेंगे जो लेफ्ट कि के ज़्यादा यूज़ किए गए हैं? सबसे पहला नारा कि हम बोलते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने जी, को। तो हम और शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। तो अगर पहला नारा आप देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि लड़ाई और पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? जी, लड़ाई ज़रूरी है ताकि हमको हक मिल सके पढ़ने का और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केवल वर्तमान जो पीढ़ी है उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम उन तमाम जो आने वाली पीढ़ी है, वो उसको भी जो शिक्षा हम ले पा रहे हैं, वो भी शिक्षा वो ले पाएँ, वो सुनिश्चित करने की हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम इसीलिए नारा देते हैं, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। और एक दूसरा नारा कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। क्या आप देखेंगे कि शिक्षा पे चाहे ये सरकार हो या पहले की जो सरकारें रही हैं, कि शिक्षा पे जो देश भर का जो बजट है, वो 2.5 से 3% पे सीमित कर दिया गया है। जबकि जो शिक्षा का जो बजट है, वो 10% से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हम इस चीज़ की भी डिमांड लेके जाते हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। और उसी के साथ-साथ तमाम नारे हैं कि सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। हम ये भी नारा लगाते हैं और एक जो बहुत फ़ेमस नारा था आपने शायद कन्हैया के समय पे बहुत फ़ेमस जी। हुआ कि जुल्मी जब ज़ुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, चप्पा-चप्पा गूँज उठेगा इंकलाब के इनकलाब नारों के से। नारों तो से। ये तमाम नारे हैं जो हमारी रेज़िस्टेंस की लेगेसी रही है, जो लड़ाई-पढ़ाई की लेगेसी रही है, उसको दर्शाते हैं। इन्हीं नारों के साथ हम छात्रों के बीच में जाते हैं और उनसे जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या इन नारों के कारण जो दूसरा पक्ष है उसमें कहीं हाथापाई की नौबत तो नहीं आ जाती है जब आप इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए जाते हैं? नहीं, हाथापाई की नौबत हम जो हमारे प्रोग्रेसिव संगठन है, वो हम हमेशा चाहते हैं कि जेएनयू एक सेफ स्पेस रहे। वहाँ गुंडागर्दी या दहशतगर्दी का कोई स्पेस नहीं जी, होना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाएँ ना घटें। लेकिन वहीं जो दूसरा संगठन है, जिसको मैं बोलूँगा अखिल भारतीय वायलेंस परिषद उसका नाम होना चाहिए, वो लगातार बार-बार
जो मारपीट की घटनाएँ रही हैं, उसमें वो सम्मिलित रहा है। पिछले समय में अभी इस इलेक्शन में के समय में जो तमाम स्कूल की जनरल बॉडी मीटिंग्स हुई, उसमें वो उसी छात्र संगठन ने तमाम आम छात्रों पे हमला किया। यहाँ तक उन्होंने कास्टेड स्लर की जो वाइस प्रेज़िडेंट थी मनीषा, उनको ये तक बोला गया कि आपकी औकात नहीं है हमसे बात करने की क्योंकि आप कोटा से आती हैं। उन्होंने रिज़र्वेशन से आने वाले छात्रों को इस तरह से बोला। मुंतहा को ये बोला कि आप क्योंकि आप मुस्लिम हैं, वो जनरल सेक्रेटरी थी, जी। मुस्लिम थी, उनको ये बोला गया कि आपको फ़िलिस्तीन चले जाना चाहिए, आपको वहाँ जाकर नजीब को ढूँढना चाहिए। तो ऐसी इस्लामोफ़ोबिक कास्टिस्ट स्लर उनके द्वारा छात्रों पे किया गया और आम छात्रों पे अटैक किया गया, जिसका एक जेएनयू जैसे कैंपस में या तमाम किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपने शिक्षा की बात की तो सर अभी हम देखते हैं कि पिछली समय से एनईपी जब से आई है तो यहाँ पर सीयूईटी पीजी के जो एंट्रेंस होते हैं उसके थ्रू बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है? और एक पक्ष या फिर बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि जब से सीयूईटी पीजी आया है तो बहुत ही कम महिलाओं की संख्या होती जा रही है। क्या ऐसा है कि यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो कम आने लगे हैं? जो सबसे बड़ी गिरावट इस कैंपस में अगर महिला स्कॉलर्स की हुई है, वो गिरावट हुई है डेप्रिवेशन डेप्रिवेशन पॉइंट्स के खत्म होने की। इससे पहले जो वीसी थे, मामी डाला, जी। जब वो आए तो उन्होंने 2018 में जो डेप्रिवेशन पॉइंट है, जो मिलता था कि आप अगर महिला हैं, मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन से आ रहे हैं, तो आपको कुछ पॉइंट दिए जाते थे एक्स्ट्रा कि ताकि आप सभी लोगों से एक बराबरी पे आ सकें। तो उसको इन्होंने खत्म किया जिसके बाद आप देखेंगे जिस कैंपस में एक समय पर 60% महिलाएँ होती थी, महिला स्कॉलर्स होती थी, आज वो 40% पे आ गई है। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है डेप्रिवेशन पॉइंट्स की, जिसकी लड़ाई जो ये आने वाला यूनियन है वो लड़ेगा और हमें विश्वास है कि हम इसको ज़रूर जीतेंगे इस लड़ाई। सर कुछ अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हम देखते हैं कि हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो रही है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर रील आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस चल रही है। कोई भी एक कैंपेन चल रहा होता है, पीछे से लगा दिया जाता है आज़ादी, आज़ादी। हम देखते हैं कि ये 1922 में एक महिला आंदोलन में ये नारा सबसे पहले निकला था कि आज़ादी। तो ये आज़ादी वहाँ से लेकर फिर हम कन्हैया के समय पे देखते हैं, उन्होंने एक इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया आज़ादी के। तो ये आज़ादी किस चीज़ से चाहिए यहाँ के छात्रों को? लाइक एक जो भेदभाव हो रहा है, उन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए या फिर जो जितना ये सोशल मीडिया पर आज़ादी, आज़ादी हो रहा है, तो इस आज़ादी को आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए सर एज़ ए लेफ्ट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते। तो सबसे पहले जब हम आज़ादी जी, बोलते हैं कि आज़ादी, तो वही आपने ही बोला कि भेदभाव से आज़ादी, तो जातिवाद से आज़ादी, मज़दूर का नारा आज़ादी, कि तमाम देश भर में या दुनिया भर में जो शोषण चल रहा है, उसके खिलाफ आज़ादी चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करें, तो आज़ादी चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ सकें। उनको जस्ट महिला होने के नाते उनको चारदीवारी में कैद ना किया जाए, कि एक महिला होने के नाते उनको जस्ट हॉस्टल के रूम में बंद ना कर दिया जाए और आधी रात को वो सड़कों पे चल ना पाए। तो इन तमाम चीज़ों की आज़ादी माँगते हैं, इस चीज़ की भी आज़ादी माँगते हैं कि जो लोग हैं उनको अपना साथी चुनने की भी आज़ादी होनी चाहिए। किसके साथ उनको रहना, किसके साथ नहीं रहना, उसकी भी आज़ादी होना चाहिए और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो उन जो एक हम बोलते हैं कि एक स्वच्छंदता की तमाम अगर कहीं गैर बराबरी है, भेदभाव है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, लिंग के नाम पे हो, तो उन तमाम एक्सप्लॉइटेशन से, भेदभाव से हम आज़ादी की माँग रखते हैं। आप आज़ादी की माँग रखते हैं, तो जेएनयू में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे छात्र आज़ादी लेना चाहते हैं? लाइक आज़ादी चाहते हैं, ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन पर छात्र आज़ादी चाहते हैं, जो अब तक नहीं मिल पा रहे हैं कि महिला यहाँ पर हम देखते हैं जेएनयू ही एक शायद ऐसा कैंपस है या फिर 2-3 और होंगे जहाँ पर महिलाएँ कितने भी समय तक घूम सकती हैं, कुछ भी पढ़ सकती हैं, कुछ भी खा सकती हैं, किसी के साथ भी घूम सकती हैं, तो किन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए अभी भी? मैं पहले बोलना चाहूँगा इस कैंपस को शायद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आज़ादी चाहिए जी। और पूरे देश को शायद बीजेपी और आरएसएस से आज़ादी चाहिए और आपने बहुत बड़ा एक टैग दिया है कि इस पूरे देश को बीजेपी और आरएसएस से आज़ादी चाहिए। आप ये क्यों कहना चाहते हैं? आप इसके पीछे क्या वजह है? कि जो अगर बीजेपी आरएसएस का जो आप इतिहास देखेंगे तो उनका इतिहास रहा है चाटुकारिता का जी। कि अंग्रेजों के समय पे जब आरएसएस के जो लोग थे वो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की। बीजेपी भी आज वही कर रही है दलाली
मैंने बोला भी था अपनी स्पीच में कि दलाली कर रही है बीजेपी अंबानी अडानी की, और जो उनका संगठन है वो दलाली करता है रेखा गुप्ता जैसे सीएम की, जो शिक्षा जो छात्रों को मुफ्तखोर बोल देती हैं। और देखेंगे कि यही आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जो देश भर में जो सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं, वो किसी को जाति और धर्म के नाम पे बाँटना चाहते हैं। इसी वजह से मैं ये इस बात को यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ कि देश को आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी से आज़ादी चाहिए। सर आपने इन सब चीज़ों को बोला, फिर भी हम देखते हैं कि इस देश में इतने सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और आरएसएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है सरकार चुनने का। तो इन सब चीज़ों पर आपका कहना है, क्या इसके पीछे की वजह है और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन अभी तक क्यों नहीं आ पाया है? क्यों ये लोग राहुल गांधी जी को अपना अपोज़िशन नहीं चुन रहे हैं एज़ ए लीडर? और क्या आगे भविष्य में होने वाला है? इन सब चीज़ों ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि आज देखेंगे कि हम इस चीज़ को हमें स्वीकारना भी चाहिए कि जो विपक्ष है, वो बहुत ही डिवाइडेड है। तो एक ज़रूरत है आज के समय में कि जो तमाम विपक्षी जो दल हैं, वो एक साथ आएँ और समय की ज़रूरत को समझें कि आज जो लड़ाई है, उनके सामने जो फ़ोर्स खड़ा है कि आप देखेंगे जब देश में चुनाव हो रहा है, तो वो एक इक्वल प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं हो रहा है। आरएसएस, बीजेपी पिछले कुछ समय में उन्होंने आप इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत या तमाम पॉलिसीज़ के तहत कितना फंड एक्युमुलेट किया है कि जिसकी बराबरी शायद ही कोई विपक्षी दल कर पाए। तो ज़रूरी है तमाम विपक्षी दलों को कि एक साथ आएँ और जो आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है, उसको मजबूती से लड़े कि अगर बीजेपी अगर जीत के आ रही तो आप देखेंगे उनका जो वोट शेयर है, वो मुश्किल से 30 से 32% है। जो 70% जो लोग हैं, वो उनके खिलाफ ही वोट कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम सब एक संगठित हों और बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष को खड़ा करें, जो इनको हराकर इस देश से बाहर करे। यहाँ पर जेएनयू में जो अभी छात्र संघ चुनाव हुए, उसमें एबीवीपी के लोगों का कहना है कि जो हमारा वोट परसेंटेज था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और जीत और हार का अंतर बहुत कम रहा है काफ़ी पदों पर। इस पर आपका क्या कहना है? अगर उनके वोट शेयर की बात करेंगे तो पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो प्रोग्रेसिव संगठन थे वो 2 धड़ों में बँटकर लड़ रहे थे। उस समय जो उनको वोट शेयर आया था और और हमारा जो वोट शेयर देखेंगे तो हमेशा से वो बहुत ज़्यादा रहा है। ज़रूर कुछ सीटों पे टक्कर रही है, उसके अपने कारण हो सकते हैं कि आप देखेंगे जो उनके इस बार कैंडिडेट थे, जो मेरे सामने जो लड़ रहे थे, वो इस कैंपस में 10 साल से गुंडागर्दी कर रहे थे कि एक क्राइटेरिया है एबीपी में टिकट मिलने का, वो है कि आप कितना ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं। तो अगर वही गुंडे जो लोग थे, इस बार वो चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारी लड़ाई उन गुंडों के खिलाफ था और हम बोलेंगे कि हमें विश्वास था कि जो छात्र इस कैंपस का है, वो हमको जिताकर भेजा है और जिसको इसके परिणामों ने शामिल किया है, वो दावा कर सकते हैं ज़्यादा वोट शेयर का। लेकिन हम बोलना चाहेंगे कि जो कैंपस है, वो अभी भी लाल था और लाल रहेगा। मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि पूरे लेफ्ट को एक तरफ आना पड़ा एक एबीवीपी के लिए? ये आप उनका प्रोपेगेंडा है कि जो एबीपी है वो अकेला लड़ रहा है। अगर आप देखेंगे कि एबीपी के साथ कौन-कौन खड़ा है, तो एबीपी के साथ आरएसएस की पूरी मशीनरी खड़ी हुई है, एबीपी के साथ बीजेपी सरकार का जो धन बल है वो खड़ा हुआ है। एबीपी के साथ इस कैंपस की जो वीसी है, जो बोलती हैं कि वो आरएसएस की प्राउड मेंबर है, वो खड़ी हुई है और एबीपी के साथ जो इस कैंपस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तंत्र है, तो ये उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये इतना बड़ा तंत्र के साथ वो छात्रों के जो छात्र उनके लड़ रहे थे, ज हम हमारे पास कोई धन बल का पावर नहीं है, ना हमारे पास कोई बैकिंग थी। हमारे पास जो हथियार था, वो यही था कि हमारा संघर्ष जिसको लेके हम छात्रों के बीच में जाते थे और हम जाते रहेंगे, जो हमारी लेगेसी रही है, उसी लेगेसी के साथ हम लड़ रहे थे और हमने इनके जो पूरे तंत्र को उसको हराया है और आगे भी हराते रहेंगे। आपके लिए जेएनयू क्या है? आप जेएनयू को कैसे देखते हैं और आगे आने वाले भविष्य में आप किस पोज़ीशन में अपने आप को देखते हैं? जेएनयू मैं बोलूँगा कि सपना है उन तमाम मेहनतकश वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों के लिए, जो सपना देखते हैं कभी किसी समय पर विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ने का। तो जेएनयू उन सभी के लिए एक उम्मीद है और उसी उम्मीद को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और रही भविष्य की बात, तो अभी हमारी कोशिश रहेगी कि जब छात्रों ने एक मत के साथ हमको चुनकर भेजा है, तो उनकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाया जा सके। इस कैंपस के जो मुद्दे हैं, उनको पुरजोर तरीके से साथ उठाया जा सके और
जिस कैंपस को हम बचाने की बात करते हैं, जिस लेगेसी को बचाने की बात कर सकते हैं, उस लेगेसी को हम बचा सकें और सस्ती शिक्षा की जो लड़ाई है, उसको हम इस कैंपस से उठकर तमाम जो देश भर के कैंपसेस हैं, उनमें लेके जा सकें, उस लड़ाई को मजबूत कर सकें।